स्टोन लेक्चर 4 तक कंप्लीट हो गया था। नाउ ब्रिज कोर्स लेक्चर 5। अब यहाँ से हम लोग कुछ मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग जो हम पढ़ाने वाले हैं बेटा यहाँ पे ये सारा आपने पढ़ा है। ठीक है, फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज करवाने की कोशिश करते हैं। और मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि फिजिक्स जो है बेटा अगर आपका मैथमेटिकल पार्ट स्ट्रांग नहीं होगा तो फिजिक्स में फिर मुश्किल आती है। ठीक है, खास करके जो नीट की तैयारी करते हैं बच्चे, क्योंकि वो अब मैथ नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे नीट के जो होते हैं वो बायो रखते हैं तो मैथ रखते नहीं हैं, तो उनको ज़्यादा परेशानी होती है। जो जेईई मेन के बच्चे हैं तो धीरे धीरे मैथ पढ़ेंगे यहाँ पे और सारा। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स में और जो आप मैथ पढ़ेंगे 11th-12th में अभी जो जेईई मेन के बच्चे हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन फिजिक्स में अभी से ही है। तो इसीलिए मैथमेटिक्स को हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। और जो क्लास स्टार्ट होगी जब आपके 11th जब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर, तो वहाँ पे भी पहले मैथमेटिकल टूल ही पढ़ाएंगे, जिसमें मैथमेटिक्स के बारे में हम सारा पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे उससे भी नीचे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने देने की कोशिश यहाँ पे की है। सबसे पहले फिजिक्स में बेटा बहुत बार रूट आता है। रूट की वैल्यू निकालिए, रूट आ जाएगा आंसर में। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो रूट अंडर आ जाएगा 144, रूट अंडर 225। और इसकी वैल्यू जब फाइंड करनी होती है तो बच्चे यहाँ पे आप कंफ्यूज करते हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर रूट कैसे हम निकालते हैं, कितना भी बड़ा स्क्वायर रूट हो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट, इसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 144 को डिस्कस किया गया तो मैं यहाँ पे फिर से करके बताता हूँ। दिस इज़ 144। ठीक है, इसका रूट निकालना बेटा आपको। तो रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पेयर में करते हैं हम पीछे से। ये देखो 3 डिजिट्स हैं यहाँ पे, 144 है, तो पेयर में करते हैं। ये डिवीज़न मेथड इसको बोलते हैं। तो डिवीज़न की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है ये। ठीक है, यहाँ पे पेयर में हम करेंगे सबसे पहले पीछे से। तो पेयर में कर दिया, 44 पेयर में आ गया, 1 अलग आ गया। 1 को कैंसिल आउट करेंगे, तो 1 को कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 1 लिया। और जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 लिया और यहाँ पे 1, तो 1 बन जा कितना हो गया 1, और उसको यहाँ पे लिख देना है। 1 बन जा कितना हो गया 1। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इस 1 को और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 1 बन जा कितना हो गया 1, उसको हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, जब 1 बन जा 1 हो गया यहाँ पे और इसको हमने लिखा, तो यहाँ पे बेटा अब कितना हो गया ये, तो 1 - 1 कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जैसे डिवीज़न में एक वैल्यू आता था, ठीक है, अब यहाँ पे पेयर में आएगा तो टोटल क्या आएगा यहाँ पे 44 आएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे तो आपका कुछ नहीं बचा। ठीक है, यहाँ पे तो आपका कुछ नहीं बचा और ये 44 यहाँ पे आ चुका है। अब जितना वैल्यू आपने यहाँ पे डिवीज़न करने के लिए जो वैल्यू आपने यूज किया था उतना ही यहाँ पे ऐड कर देना है बेटा यहाँ पे। तो 1 + 1 कितना हो गया 2। अब इस 44 को कैंसिल आउट करना है, तो अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 लेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, किसको 21 1 जा, ये जो 1 आपने यहाँ पे लिया है, क्योंकि जितना आपने 1 यहाँ पे लिया तो यहाँ पे भी 1 लिया, तो 21 1 जा 1। ठीक है, 21 × 1 = कितना हो जाएगा 21। ये तो बहुत कम वैल्यू है। अभी और 2 लेते हैं बेटा यहाँ पे। अब देखिए, अगर हम 2 लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने 2 ले लिया, ये 2 ले लिया, तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे, तो इस 22 को अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 22 2 जा कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो ये 44 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो और इसको हम यहाँ से हटाएंगे तो ये हो गया कितना 44 - 44 हो गया, तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट, कंप्लीट हो गया। नाउ अब इसका मतलब 144 का रूट क्या आया आपका 12 आया। दिस इज़ द 12 इज़ द आंसर। अब आंसर करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, इसको चेक कैसे करेंगे, इसके लिए मेथड है बेटा कि इस 12 जो आपने 22 यहाँ पे लिया था +2 फिर ऐड कीजिए, जो आपने यहाँ पे वैल्यू डिवीज़न करने के लिए यूज किया था उसको ऐड कर देना। तो कितना होगा 24। अगर 12 रूट सही है, रूट अंडर 144 का अगर रूट 12 है, करेक्ट है, तो इस 12 को अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके बराबर आना चाहिए। तो देखो 12 × 2 = कितना है 24। इसका मतलब रूट अंडर 144 की वैल्यू जो है वो 12 है और वो करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे रूट फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट में एक और लेते हैं, जैसे यहाँ पे 225 है। ठीक है, आप
इसको फैक्टर करके भी करते हैं आप लोग। कई बच्चे मुझे बताते हैं कि सर मैं फैक्टर करके कर लेता हूँ, करते हैं ज़रूर, वो भी करेक्ट मेथड है। लेकिन जब वैल्यू बड़ी होती है बेटा, उसका रूट फैक्टर से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे ये मेथड आपको, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको यूज करना चाहिए। नाउ 225 है, यहाँ पे 225 है, इसका रूट आपको फाइंड करना है। तो जब इसका रूट फाइंड करना है तो सबसे पहला काम क्या है, पेयर में, तो पेयर में कर दिया हमने। अब 2 बच गया, तो 2 को कैंसिल आउट करना, तो यहाँ पे भी 1 लिया, तो यहाँ पे भी 1 लिया, तो यहाँ पे 1 को ऐड कर दिया, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और ये 1 हो गया, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ये 25 नीचे आ जाएगा, तो ये 20, क्योंकि यहाँ पे जो भी होगा पेयर में होगा, तो 125 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम 1 यूज करते हैं तो 1 1 21 बन जाए, 21 बहुत कम वैल्यू है। अगर हम 2 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो 22 2 जा कितना हो जाएगा, 44, ये भी बहुत कम वैल्यू है, मतलब 2 से आगे हम अभी लेंगे। और अगर हम 3 लेते हैं यहाँ पे तो 23 3 जा कितना हो जाएगा, 69, अरे ये भी बहुत कम वैल्यू है। अभी और आगे चलते हैं, ठीक है, तो अगर हम 4 लेते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 24 4 जा कितना हो जाएगा, 96, अरे अभी बहुत कम वैल्यू है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, 5 लगा कर देखते हैं, तो ये 5 ले लिया हमने। नाउ 25 5 जा कितना हो गया, अरे ये तो 125 होता है, ठीक है, 25 5 जा 125, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, मतलब रूट अंडर 225 जो है इसका रूट कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अब जितना आपने यहाँ पे यूज किया था, वैल्यू लिया था 5, तो 5 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 30। अगर रूट अंडर 225 की वैल्यू 15 है तो इस 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, और ये देखो आ गया, 15 2 जा 30, तो 30 आ चुका है। इसका मतलब रूट अंडर 225 की वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी। तो इस तरह से आपको रूट यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो वैल्यू था जिसका एग्जैक्ट रूट निकल रहा था, अगर रूट 2 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, रूट 2 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कैसे हम फाइंड करेंगे रूट 2 की वैल्यू। और बेटा फिजिक्स में रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू इतना ज़्यादा आपको परेशान करने वाला है, हमेशा कई जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे मेनी टाइम्स रूट 2 आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। तो रूट 2 की जो वैल्यू होती है सबसे पहले तो ये याद रखना है 1.414 होता है, ठीक है, और रूट 3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होता है, ये आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है, ये परेशान करेगा आपको पूरे फिजिक्स में, ठीक है। अब कैसे फाइंड करते हैं रूट 2, हालांकि ये ज़रूरत अब नहीं है रूट 2 की वैल्यू की हम आपको बताएं यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अगर आप जानते हो सिर्फ कि रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है तभी आपका काम चल जाएगा इससे, लेकिन फिर भी मैंने सिखाया यहाँ पे कि रूट 2 की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे। अब जैसे 2 है तो 2 है सबसे पहले, तो 2 ही सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे पेयर करने के, पेयर में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है पेयर में लाने की, तो इसको 2 को कैंसिल आउट करने के लिए हमने 1 का यूज किया, तो 1 1 जा कितना हो गया 1, तो यहाँ पे 1 में ऐड किया तो ये 2 हो गया, फिर 2 - 1 कितना हो गया 1, और यहाँ पे पॉइंट डाला, तो यहाँ पे जैसे डिवीजन में क्या होता था, एक 0 आता था, यहाँ पे जो होगा पेयर में होगा, तो पॉइंट अगर डाला है तो यहाँ पे कितना 2 0 आ जाएगा, तो ये देखो 2 0 आ गया यहाँ पे, तो 100 हो गया। तब इस 100 को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ा हमें, 4, हमने 2 था यहाँ पे 4 लगाया, तो 24 4 जा कितना हो जाएगा 96, फिर यहाँ पे 4 आ गया, फिर 2 0 आ गया क्योंकि यहाँ पे पेयर में आएगा जो भी आएगा, फिर यहाँ पे 24 4 जा कितना हो गया 281 हो गया, प्लस 1 ऐड किया था 282 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ से माइनस किया तो ये वैल्यू आया, तो इस तरह से जा करके यहाँ पे 144 इसकी वैल्यू आई। सो रूट 2 की जो वैल्यू होती है हमेशा याद रहना चाहिए आपको 1.3 डिजिट तक, एक्चुअली ये ज़्यादा तक निकल सकता था बेटा, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हम 3 डिजिट तक ही निकालते हैं, तो रूट 2 की जो वैल्यू है 1.414 आई है, ठीक है। इसी तरह से रूट 3 की अगर वैल्यू आप फाइंड करते हैं तो रूट 3 की वैल्यू 1.732 आता है बेटा, ये आप घर पे कैलकुलेट करके देखेंगे रूट 3 की वैल्यू, ठीक है ना। इसके बाद है थोड़ा सा इसके बारे में हमने पढ़ा है बेटा यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। व्हाट इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन मैथ, ठीक है, सभी को पता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, कुछ ज़्यादा यहाँ पे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। The definition of ratio and proportion is described here in this section. Both concepts are an important part of mathematics. In real life also, you may find lots of examples such as rates of speed or price of a कि कितने रुपीज़ है पर मीटर, जैसे कपड़ा लेते हैं ना तो कहते हैं ना कि 20 रुपये मीटर है, ठीक है, तो वहाँ पे भी रेशियो की बात की जाती है एट्सेट्रा, वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो इज़
highlighted. Proportion is an equation that defines that the two given ratio are equivalent to each other. दो रेशियो अगर इक्वल हैं, दो रेशियो अगर इक्वल है तो उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर 1000 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाई ई टू कवर द डिस्टेंसेज ऑफ 500 किलोमीटर फॉर 5 आवर सच एज 100 किलोमीटर पर आवर. सो रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो ए अपॉन बी. अगर दो क्वांटिटी है बेटा, एक ए है एक बी है, अगर दोनों का डिवाइड कर देते हैं ए अपॉन बी तो ये रेशियो है आपका. ठीक है. अच्छा देखो, रेशियो ए टू बी भी लिख सकते हैं, ए इज टू ऐसे भी इसको लिखते हैं बेटा. ठीक है, हिंदी में अनुपात बोलते हैं इसको. ठीक है, और ए अपॉन बी भी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, देखो ए इज टू बी जो है ए अपॉन बी के बराबर है, यहाँ पे इक्वल हैं दोनों. ठीक है, वेयर ए एंड बी कुड बी एनी टू क्वांटिटीज़. ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, इसकी कोई ज़रूरत इतनी है नहीं बेटा. 4:9 इज रिप्रेजेंटेड बाई 4/9. 4 इज़ द एंटीसीडेंट एंड 9 इज़ द कंसिस्टेंट. इसकी कोई ज़रूरत ये सब की आपको यहाँ पे नहीं पढ़ने वाली है. लेकिन मैं यहाँ पे क्यों रेशियो पढ़ाना चाहता हूँ, मैं बताना क्या चाह रहा था रेशियो में. मैं बताना चाह रहा था बेटा कि अगर जैसे कि पॉइंट वाले रिलेशन में ज़्यादा बताना चाहे, जैसे 0.1 डिवाइडेड बाई 0.001 है. ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो इसको सॉल्व कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं. जैसे 0.1 है. ठीक है, तो 0.1 तो यहाँ से पॉइंट अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर पॉइंट आप हटाते हैं तो यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे 10 आ जाएगा. अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा? 30, तो ये आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 10. सो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 आंसर आ जाएगा. तो मैं इस तरह से क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा था. कई बार बच्चे जब सॉल्व करते हैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो रेशियो में कंफ्यूज करते रहते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आता है. आज अभी एक एग्ज़ाम हो रहा था, उसमें मुझसे एक बच्चा पूछ रहा था, जैसे √12 है बेटा. ठीक है, √48 है, और मेन एग्ज़ाम में मुझसे बता रहा था कि सर इसको कैसे सॉल्व करना है. तो बेटा अगर √12 है ऊपर, ठीक है, तो ये √12 रहने दीजिए. इसको नीचे √48, तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 × 4 लिख सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे? 12 अपॉन √12 इंटू √4, क्योंकि रूट में है ना 12 और 4, तो दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं. एंड √12 कैंसिल आउट हो गया. एंड 1 अपॉन √4, तो √4 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी. सो दिस इज 1/2 इज द करेक्ट आंसर. सो इस तरह से आपको सॉल्व करना आना चाहिए रेशियो के बारे में, कि किस तरह से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है. ठीक है, तो और बाकी जो भी है बेटा हम और क्लास में आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ इसके बाद है प्रोपोर्शन. ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है? नाउ लेट अस अज्यूम दैट इन प्रोपोर्शन द टू रेशियोज, दो रेशियो जो होते हैं बेटा यहाँ पे इक्वल होंगे. जैसे ए अपॉन बी इजकल टू क्या हो गया आपका? सी अपॉन डी. ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन में है. जैसे ए अपॉन बी, अच्छा इसको समानुपात बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, तो ए अपॉन बी, और ये 4 यहाँ पे कॉलम होंगे बेटा इस तरह से. ठीक है, एंड जैसे सी अपॉन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पे. तो ये क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन कहलाता है. जैसे यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख रखा है, 3/5 इज टू 4/8, ऐसे नहीं बेटा ये. ठीक है, क्योंकि इसका रेशियो देखो सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि 3/5 जो है आपका, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे 3 की जगह पे 0.25 था ये. ठीक है, तो अगर 0.25 डिवाइडेड बाई 5 है इक्वल टू अगर 4/8, देखो इक्वल है कि नहीं है? है इक्वल. कैसे? क्योंकि 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 अपॉन नहीं, ये था आपका 2.5, सॉरी 0.25 नहीं, ये 2.5 था ऊपर बेटा. ठीक है, ये 2.5 है, 3 नहीं था, ये 2.5 था यहाँ पे. तो 2.5/5, तो 2.5/5 मतलब पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 5 × 10 आ जाएगा इक्वल टू 4/8. तो देखो यहाँ से 25 2 जा कितना हो जाएगा? 50, एंड 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8. सो दिस इज 1/2 इज टू इक्वल टू 1/2. सो रेशियो क्या है? बराबर है. मतलब कि 2/5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4/8. दोनों का जो रेशियो है 2/5/5 एंड जो 4/8 का जो रेशियो है, दोनों क्या है? इक्वल है. इसको हम बोलते हैं बेटा प्रोपोर्शन. ठीक है,
तो कोई खास प्रोपोर्शन में ऐसा प्रोपोर्शन में अब फिजिक्स में क्या यूज होता है, प्रोपोर्शन के ज़्यादा एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिजिक्स में जो हम यूज करते हैं यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है प्रोपोर्शन का, उसका हम यूज करते हैं। और खास करके कंपोनेंडो डिविडेंडो जो लास्ट में हमने लिखा है, इसका यूज हम यहाँ पे प्रोपोर्शन में ये फिजिक्स में बहुत यूज होता है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, ये सब का ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे यहाँ है नहीं, फिर भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि A/B, A/B=C/D, देन A+C जो होगा और जो रेशियो B और D का होगा वो इक्वल होगा बेटा, ठीक है। अगर A/B है C/D है तो A-C/B-D हो जाएगा। तो ये भी एक, इसको देखो पहले वाले को एडेंडो बोलते हैं, दूसरे वाले को सबट्रेहेंडो बोलते हैं, थर्ड वाले को बेटा डिविडेंडो बोलते हैं। A/B अगर C/D है तो A-B इक्वल टू C-D होता है। उसके बाद कंपोनेंडो बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद इसको अल्टरेंडो बोलते हैं इसको। तो मेन हम इस पे आएंगे बेटा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, इसका फिजिक्स में बड़ा एप्लीकेशन है। जैसे अगर, ठीक है, A/B अगर C/D है, ठीक है, A/B C/D अगर है बेटा कहीं पे लिखा हुआ, ठीक है, इस तरह से, तो इसमें क्या होता है कि A+B अपॉन A+B अपॉन A-B C+D अपॉन C-D होता है। मतलब कि A/B अगर C/D है कहीं पे लिखा हुआ, तो ऊपर वाले टर्म में नीचे वाले टर्म को ऐड कर दीजिए और ऊपर वाले टर्म में नीचे वाले को माइनस करके लिख दीजिए, और ये दोनों जो टर्म हैं, दोनों जो यहाँ पे रेशियो थे, उन दोनों में सेम अगर इसी तरह से करते हो तो इसका भी रेशियो इक्वल हो जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। फिजिक्स में हम कई बार आपको बोलेंगे कि यूजिंग द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम कंपोनेंडो डिविडेंडो का जो यूज कर रहे हैं वो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है और कहाँ से आया हुआ है। तो A/B C/D अगर होता है तो A+B डिवाइडेड बाई A-B C+D डिवाइडेड बाई C-D जो होता है वो इक्वल होता है बेटा। तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी ये सब जो ऊपर वाले हैं बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का बहुत सारा यूज यहाँ पे है। तो इस तरह से रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में और हम क्लास में कुछ क्वेश्चन लेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे, और ख़ास करके जो पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करने की और आपको कोशिश करनी है घर पे भी, ठीक है। कि जैसे अगर 0.25 है एंड डिवाइडेड बाई 5 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। ये सब मैं आपको एक तरह से होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको घर पे सॉल्व करना है, क्लास में पूछना है मुझसे। जैसे 0.48 है एंड डिवाइडेड बाई 0.8 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यह भी आपको सॉल्व करना है। 0.35 है एंड डिवाइडेड बाई 0.07 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी सॉल्व करना है बेटा आपको। इसके बाद आपका 0.84 है डिवाइडेड बाई 0.07 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जो भी डाउट आएगा क्लास में पूछना है, और इसके अलावा भी हम कुछ और क्वेश्चन आपको क्लास में इससे रिलेटेड कराएंगे। और रूट में बेटा जैसे हमने बताया था √3 की भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जैसे √3 की वैल्यू 1.732 होता है, वो आपको घर पर भी सॉल्व करना है, जो हमने मेथड यहाँ पे स्टार्टिंग में बता रखे हैं, ठीक है। इसी मेथड से जैसे √2 का हमने यहाँ पे समझा रखा है आपको, उसी तरह से √3 का आपको कॉपी पे खुद से करना है।